हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट। हम ऑटोनॉमिक फार्मा कर रहे हैं फ्रॉम मिनी कैचिंग चैप्टर 10 आज डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अच्छा, ये मैं जब भी फार्माकोलॉजी की कोई वीडियो स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट में हमारी बात ये होती है कि यू हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। जैसे हम एएनएस फार्मा की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर था विच वाज चैप्टर नंबर 6, मैं बार बार बताता हूं कि ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो आगे अभी जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे वो भी नहीं समझ में आएगी। तो चैप्टर 10 का लिंक भी इनिशियली चैप्टर 6 के साथ है, बिकॉज चैप्टर 6 में हमने डिफाइन किया था कि एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं क्या। एड्रीनो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स जिसमें ऑब्वियसली नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ने काम करना है। सो सिंपैथेटिक सिस्टम इन रिसेप्टर्स को यूज करता है और ये रिसेप्टर्स दे आर ऑफ अल्फा कैटेगरी, दे आर ऑफ बीटा कैटेगरी एंड देयर आर आल्सो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। सो ये तीन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। लार्जली जो ड्रग एंटागोनिस्ट हैं वो अल्फा बीटा के लिए हम डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। फिर अल्फा के भी फर्दर सब क्लासेस है ना, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। एंड देन यू नीड टू नो कि अल्फा रिसेप्टर्स बॉडी में कहां किन लोकेशंस पर होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स किन लोकेशंस पर होते हैं। फिर आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो क्या जॉब परफॉर्म करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स क्या जॉब परफॉर्म करते हैं। बिकॉज ये सब बैकग्राउंड आपको इंफॉर्मेशन होगी तभी आप समझ सकेंगे कि अगर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें तो कौन सा काम रुकेगा। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम स्टॉपिंग अल्फा 1, कोई ऐसी ड्रग में देता हूं बंदे को जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को बॉडी में जाके ब्लॉक कर देती है। अल्फा 1 अगर ब्लॉक होगा तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा 1 बॉडी में कहां है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा फंक्शन अफेक्ट होगा। सो basic information regarding all these receptors and their function and their location and their distribution is discussed in chapter number 6. So for example अगर आप chapter 6 देखें तो chapter 6 में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रीनो रिसेप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और चैप्टर 6 के बिल्कुल आउटसेट पे स्टार्ट पे देयर वाज अ टेबल। लेट मी शो यू द टेबल वन मोर टाइम। ये चैप्टर 6 में हमने किया हुआ है। सो व्हाट आर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स? दे आर द नर्व एंडिंग दैट रिलीजेस नॉरएपिनेफ्रिन एज द प्राइमरी, दे आल्सो सीक्रेट एपिनेफ्रिन बट सिंपैथेटिक सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन। और फिर एड्रीनो रिसेप्टर्स की टाइप्स क्या-क्या हैं, फॉर दैट यू हैव टू लुक एट। जैसे जब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर की तो यू नो देयर आर मस्कुरानिक रिसेप्टर्स, देयर आर निकोटिनिक रिसेप्टर्स। लेकिन एड्रीनो रिसेप्टर्स के लिए देयर आर अल्फा रिसेप्टर्स, देयर आर बीटा रिसेप्टर्स एंड देन देयर इज डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर्स की फिर दो कैटेगरीज हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा रिसेप्टर्स तीन तरह के हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। लोकेशंस इनकी यहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस की थी चैप्टर 6 में। अल्फा 1 आर प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, अल्फा 2 आर आल्सो ऑन स्मूथ मसल्स, but they both have different activating mechanisms. So for example, when alpha 1 receptors are activated, they utilize GQ, second messenger system, leading to increase inositol triphosphate and diacylglycerol, increase calcium entry into the cell and contraction अगर हम स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं, और सिक्रीशन अगर हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो अगर अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिडक्शन ऑफ सिक्रीशन। इसी तरह अल्फा 2 का जॉब है डिक्रीज साइक्लिक एमपी करना, डिक्रीजेस द ट्रांसमीटर रिलीज एंड कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल एज वेल। तो यहाँ भी अगर इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ये फंक्शंस होंगे, अगर इसको ब्लॉक करेंगे तो ये फंक्शंस नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज। अगर हम बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो बीटा रिसेप्टर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को यूज करता है। इट इंक्रीजेस द साइक्लिक एएमपी, इट इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल एंड जेजी सेल्स इन द किडनी, और जॉब इसकी है टू इंक्रीज द हार्ट रेट, टू इंक्रीज द रेनिन रिलीज एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे यानी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे तो ये फंक्शन बढ़ जाएंगे। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो ये सारे फंक्शंस उल्टे, यानी हार्ट रेट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, रेनिन सिक्रीशन कम हो जाएगी। सो देखिए, आप दो तरह की ड्रग्स यूज करते हैं ना, आइदर यू यूज माइमेटिक ड्रग्स। माइमेटिक ड्रग्स का मतलब ये है कि एगोनिस्ट ड्रग, और यू यूज ब्लॉकर्स। तो ब्लॉकर्स वो काम जो भी वो रिसेप्टर कर रहा है उसको ब्लॉक करेंगे, और माइमेटिक्स या एगोनिस्ट उस काम को इनहैंस करेंगे। उस काम को, किस काम को? जो काम वो रिसेप्टर्स जनरली कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना वो कर क्या रहा है। सो दिस रिसेप्टर टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एड्रीनो ब्लॉकर्स। ओके, Here there is another table which is of high value because यहाँ पर organ wise distribution बताई है कि अगर sympathetic system activate होगा तो क्या action है। For example eye की बात करते हैं। So eye में there are muscles in the iris and then there are ciliary muscles. So जो ciliary muscles हैं they are supplied with the beta receptor
और जो आइरिस के मसल्स हैं दे आर सप्लाइड विद द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अगर आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अल्फा 1 रिसेप्टर से, and if I give alpha blocker then the muscles will relax, और अगर मैं बीटा ब्लॉकर दूंगा then the muscle of ciliary component will contract। so आपको अगर ओरिजिनल फंक्शन पता होगा, ये टेबल, this particular table for adrenoreceptors and this particular table, then you will be good। so for example bronchiolar smooth muscles की बात करें, यहाँ पर sympathetic system एक्टिवेट होता है वाया बीटा 2 receptors, और इनका काम है to relax the bronchial smooth muscle। अब अगर मैं बीटा 2 एगोनिस्ट दूं इस किसी भी पेशेंट को, एगोनिस्ट का मतलब बीटा 2 जैसा काम करेगा तो फर्दर रिलैक्सेशन होगी ब्रोंकियुलर स्मूथ मसल की। लेकिन अगर मैं बीटा 2 एंटागोनिस्ट दूं तो रिलैक्सेशन नहीं होगी बल्कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल होगा। सो ये आपको चैप्टर 6 पढ़ना ही पड़ेगा, वरना ये चैप्टर 10 समझ में आएगा नहीं। So alpha and beta adrenoreceptor blocking agents are divided into primary subgroups। So basically इनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, either they are alpha blockers or they are beta blockers। अब अगेन ये इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है इस अंडरस्टैंडिंग पर कि आपको इनिशियली पता हो कि जो एड्रीनोरिसेप्टर हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं, दे आर अल्फा रिसेप्टर्स, दे आर बीटा रिसेप्टर्स एंड दे आर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। डोपामिनर्जिक ब्लॉकर्स की हम इस वक्त बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। ब्लॉकर क्यों? बिकॉज वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ ब्लॉकर। आप इसको ब्लॉकर बोलो या एंटागोनिस्ट बोलो, एक ही बात है। अब अल्फा ब्लॉकर्स कैन बी नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ये किसी भी अल्फा रिसेप्टर पर एक्शन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अल्फा 1 टाइप है और अल्फा 2 टाइप है ना, तो अगर आप फिनॉक्सीबेंजामीन किसी पेशेंट को देंगे तो इट विल गो एंड बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर, ब्लॉक इट, इट विल गो एंड बाइंड टू अल्फा 2 रिसेप्टर, ब्लॉक इट। बिल्कुल इसी तरह फिनेटोलामीन भी ये करेगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ये इरिवर्सिबली बाइंड करेगा, यानी एक दफा रिसेप्टर पे चिपक गया तो अब इसको हटाना मुश्किल, लेकिन फिनेटोलामीन जो है वो बाइंड करता है रिवर्सिबली, इट कैन डिटैच ऑफ और उसका एक्शन स्टॉप हो सकता है। सो दीज आर नॉन सेलेक्टिव, दे विल गो एंड बाइंड टू एनी ऑफ द अल्फा रिसेप्टर्स। लेकिन देन देयर इज अ कैटेगरी व्हिच इज अल्फा 1 स्पेसिफिक या अल्फा 1 सिलेक्टिव। सो प्रेजोसिन फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज प्रेजोसिन मॉलिक्यूल और ये एक सेल है जिसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर है और ये एक दूसरा सेल है जिसके ऊपर अल्फा 2 रिसेप्टर है, तो प्रेजोसिन सिर्फ जाके बाइंड करेगा अल्फा 1 रिसेप्टर वाले सेल पर, यहाँ बाइंड नहीं करेगा बिकॉज प्रेजोसिन इज अल्फा 1 सिलेक्टिव। इसी तरह योहिम्बीन इज अल्फा 2। सो योहिम्बीन फॉर एग्जांपल, दिस इज योहिम्बीन, it will go and bind only on the cell which is expressing alpha 2। So that is the alpha blocker story. Then there are beta blockers. They can also be non-selective, and if you have beta 1 receptor, beta 2 receptor, beta 3 receptor, and you give somebody this compound which is known as propranolol, it goes into the body and it can go and bind to any one of the receptor। इसकी कोई selectivity नहीं है, it can bind any one of them, this or yeah this and इस पे भी या इस पे डिपेंड्स। सो नॉन सेलेक्टिव है। देन वी हैव बीटा 1 सेलेक्टिव एजेंट्स व्हिच आर एटिनोल। सो एटिनोल, सपोज ये एटिनोल है तो ये सिर्फ बॉडी में एंटर होके बीटा 1 से बाइंड करेगा, बाकियों पे नहीं, जिसका मतलब ये भी हुआ कि बीटा 1 फॉर एग्जांपल हार्ट में ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं तो एटिनोल का फंक्शन सिर्फ हार्ट पर होगा। बीटा 1 रिसेप्टर ब्रोंकाई पे नहीं है, ब्रोंकाई पे बीटा 2 है, इसीलिए जब आप बुटाक्सिमीन देंगे तो दैट विल ओनली गो एंड फंक्शन ऑन ब्रोंक्युलर स्मूथ मसल, नॉट ऑन द हार्ट। सो बुटाक्सिमीन का हार्ट पे इफेक्ट बहुत ही कम होगा बिकॉज इट इज सिलेक्टिव बीटा 2। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको तब समझ में आएगी जब आपको ये टेबल पता होगा, बिकॉज इफ यू लुक हियर, इस यहाँ से आपको पता लग रहा है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स किधर हैं, कार्डियक मसल पे हैं, बीटा 2 रिसेप्टर किधर हैं, दे आर ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, लिवर एंड हार्ट। हार्ट में दे आर लेस एज कंपेयर टू बीटा 1। सो इफ यू लुक एट द ऑर्गन हियर, यू सी हियर heart beta 1 beta 2, but if you look at the bronchiolar smooth muscle only contain beta 2। so this beta 1 selective agent is going to go work on the heart, beta 2 also on the heart but to greater extent to the bronchiolar smooth muscle। so ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी तब डेवलप होगी जब आपको ये पता होगा कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, राइट। so now let's start our discussion about alpha 1 blocking agents। so classification, you either divide them into alpha blockers based on their receptor subtype, so alpha 1 selective, alpha 2 selective या non selective। so if they are non selective इसका मतलब ये alpha 1 पे भी bind कर सकते हैं, alpha 2 पे भी bind कर सकते हैं, और अगर they are selective so they will either bind to alpha 1 or alpha 2। okay,
Now they can be irreversible long-acting such as phenoxybenzamine. So once they bind, they are not detached. Or they can be reversible or short-acting such as phenytolamine. Both of them are non-selective. They bind to any one of them. Then we have alpha-1 selective, example being prazosin, and then we have alpha-2 selective, example being yohimbine. अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अगर अल्फा 1 सिलेक्टिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 पे बाइंड करेगा और अल्फा 2 पे बिल्कुल बाइंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इस जुमले का मतलब ये होता है व्हेन वी से अल्फा 1 सिलेक्टिव, इसका मतलब ये है कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी विद अल्फा 1 रिसेप्टर इज मोर देन द बाइंडिंग कैपेसिटी टू अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटीज इनकी, अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स आर ऑल एक्टिव बाय द ओरल एज वेल एज द पैरेंटरल रूट, although phentolamine is rarely given orally. Phenoxybenzamine has a short elimination half-life but long duration of action, about 48 hours, because it binds covalently to its receptor and it is irreversible. एक दफा receptor पे चिपक गया। Now, phentolamine has a duration of 2 to 4 hours when used orally and 20 to 40 minutes when given parenterally. Prazosin, I mean, this is all remembering stuff. याद करना पड़ेगा आपको। Mechanism of action: phenoxybenzamine bind covalently to alpha receptor, alpha 1 पे भी, alpha 2 पे भी, thereby producing irreversible blockage. The other alpha blocking agents are comparative antagonists, यानी वो compete करते हैं दूसरे molecules के साथ, but they have reversible effects. Okay. Now the difference may be important in treatment of pheochromocytoma because massive release of catecholamine from the tumor may overcome the reversible blockage. So बात ये है कि आपको अगर कोई irreversible effect चाहिए, बहुत ही long term effect चाहिए, then you use phenoxybenzamine. Okay. Now this table is important. इसकी तरफ आते हैं, पहले let me finish this discussion. Effects of alpha blocker. So if you are using non-selective alpha blocker, these agents cause a predictable blockage of alpha mediated response. अब alpha mediated response क्या है, उसके लिए you have to go back to this particular table. All the alpha mediated responses are mentioned here. All the alpha mediated responses are mentioned here. So वो ब्लॉक हो जाएंगे, और जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर आप अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक कर रहे हो और ग्लैंड की बात है तो अल्फा 1 रिसेप्टर का काम है ग्लैंड से सिक्रीशन करवाना। सो इफ यू आर ब्लॉकिंग अल्फा 1 तो ग्लैंड से सिक्रीशन कम हो जाएगी। दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी। सो यू नीड टू नो द नॉर्मल स्टफ इफ यू नीड टू इंटरप्रेट कि ब्लॉकिंग एजेंट देने से क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर आर दोज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे रिसेप्टर्स हैं या नहीं, कौन से रिसेप्टर हैं, अल्फा 1 है कि अल्फा 2 है। सो इफ यू गो हियर एंड लुक एट द हार्ट, ऑन हार्ट डू वी हैव any alpha receptor या सिर्फ beta receptors हैं? So that is a story that you need to know. Okay, तो ये tables आपने देख रहे हैं। A reduction in vascular tone with a reduction of both arterial and venous pressure. There are no significant direct cardiac effects. ये जुमला समझने की कोशिश करो। Let's go back to this diagram. यहाँ heart किधर है? Where is the heart? This is the heart. Heart में कौन से receptors हैं? Beta 1, beta 2, beta 1, beta 2, beta 1, beta 2. Alpha receptor किधर है? है ही नहीं। जब alpha receptor directly heart पर नहीं है, then what do you think? कि अल्फा ब्लॉकर्स का डायरेक्ट हार्ट पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। बट हैंग ऑन, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स में अल्फा रिसेप्टर्स हैं तो फिर देखते हैं क्या स्टोरी है। सो लुक एट द ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स हियर एंड यू लुक एट द ब्लड वेसल्स, देयर आर अल्फा रिसेप्टर, और अल्फा रिसेप्टर का काम ब्लड वेसल में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर आप अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि डायलेशन हो जाएगी। जब डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल होगी, वेन की अगर डायलेशन होगी, सो देयर विल बी पूलिंग ऑफ ब्लड, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। सो जो भी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट होगा अल्फा ब्लॉकर्स का, वो डायरेक्टली हार्ट पर नहीं होगा बल्कि ब्लड वेसल्स की वजह से होगा, बिकॉज हार्ट पर अल्फा रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। ओके, हाउएवर द नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर do cause baroreceptor reflex mediated tachycardia as a result of drop in the mean arterial pressure. Why there is drop in mean arterial pressure? Because this is the heart waiting for blood to come in, लेकिन alpha blocker की वजह से there is vasodilation, blood heart में जा ही नहीं रहा। This tachycardia may be exaggerated because alpha 2 receptors on the adrenergic nerve terminals in the heart, which normally reduce the net release of norepinephrine, are also blocked. So there are some receptors on the heart, alpha 2 receptors, वो भी block हो जाते हैं। Now the point is कि non-selective blockers will have effect on the cardiovascular system. That will be in the form of tachycardia, or that will be in the form of reduction in the blood pressure. Okay. Then there is epinephrine reversal, is a predictable effect in a patient who has received alpha blocker. The term refers to the reversal of the blood pressure
which is caused by the high doses of epinephrine, and that can be because of so many different causes. The effect is not observed with phenylephrine or norepinephrine because these drugs lack sufficient beta 2 effect. Epinephrine reversal, manifested as orthostatic hypotension, is occasionally seen in unexpected effect of the drug with the alpha blockade. Point ये है कि epinephrine is one of the mediators on the alpha receptor. So अगर आप alpha blockage दे रहे हैं, you are blocking the alpha activity. So obviously epinephrine का effect नहीं होगा. Epinephrine reversal हो सकता है by high doses of alpha blocking agent. And because they causes decrease in the tone of the vascular system, they can cause orthostatic hypertension. बंदा जब खड़ा होगा उसको blood pressure low feel होगा, dizziness, उसका सर घूमेगा because veins का जो है ना dilatation हो गई है and there is more pooling of blood in the veins. अगर हम selective alpha blockers की बात करें such as prazosin and its analog block the alpha 1 receptor preferentially, and they are more effective than in modulating the alpha 2 effect. So we know that. अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स किधर किधर है, उस हिसाब से उनके इफेक्ट्स होंगे. These drugs have very useful in relaxing effects on the smooth muscle in the prostate. So if you look here, alpha 1 receptors किधर हैं? So alpha 1 receptors are on the smooth muscle, and one of them is the prostate. And what is the job of the alpha 1 receptor? To contract the smooth muscle. So if you block smooth muscle contraction, it will be smooth muscle relaxation. So that is used as in patients with prostate problems. अब क्लिनिकली किन किन जगहों में हम यूज करते हैं? तो देखो बात ये है कि आपको पहले तो क्लासिफिकेशन समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि रिसेप्टर्स कितनी कैटेगरीज के हैं, फिर उन रिसेप्टर्स कि ब्लॉक करने से क्या इफेक्ट होगा ये समझने के लिए आपको उनका नॉर्मल इफेक्ट पता होना चाहिए, और तभी आपको क्लिनिकल यूजेज समझ में आएंगे. सो फॉर एग्जांपल नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते क्लिनिकली, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है व्हिच इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा. सो व्हाट हैपेंस इन फियोक्रोमोसाइटोमा दैट यू हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ epinephrine or epinephrine because it's a tumor which secretes high levels, and ultimately you have hypertension. In this condition, you use phenoxybenzamine because it blocks the activity on alpha receptor. ठीक है? Now, accidental local infiltration of potent valve, this is not something that I want to discuss. Raynaud phenomena sometimes respond to alpha blocker, but their efficacy is not well documented, so we don't discuss this. Now, ये तो थे non-selective alpha blocker, जिसके लिए आपको एक ही treatment का clinical indication याद रखना है, which is pheochromocytoma. Then, if you talk about the selective one, which are prazosin, doxazosin, terazosin, they are used in hypertension. These alpha 1 blockers, as well as temilozin and silodosin, are also used to reduce urinary hesitancy and prevent urinary retention in men because they will have their effect on the smooth muscle. So again, अगर आपको normal distribution पता है alpha receptors की, then you can envisage, आपको पता लग जाएगा कि block करने से क्या होगा. ठीक है? अच्छा, toxicity is overactivity. यानी if you are giving somebody alpha blocker, तो उस alpha blocker का जो भी effect है वो increase हो जाएगा, exaggerate हो जाएगा, and that will be then known as the toxicity. So for example, अगर alpha blocker muscle relaxation कर रहा है कहीं पे, so it will be too much muscle relaxation, that sort of thing. The most important toxicities of alpha blocker are simple extension of their alpha blocking effects. यानी जो भी उनका एक्शन था वो एग्जेजरेटेड फॉर्म में टॉक्सिसिटी कहलाएगा. यानी कि ऐसे है ना कि आपने कोई मीठी चीज खाई तो आपको मीठी लगी, बहुत ज्यादा मीठी चीज खाई तो आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब ये टॉक्सिसिटी है. तो नॉर्मल जो अल्फा ब्लॉकर का अपना इफेक्ट है उसका एक्सटेंडेड वर्जन उसकी टॉक्सिसिटी है. द मेन मैनिफेस्टेशन आर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, यानी ब्लड वेसल्स जो है उन पर बहुत ज्यादा अगर अल्फा ब्लॉकर का इफेक्ट होगा, दे विल बी डायलेटेड टू मच. इफ दे आर डायलेटेड टू मच, देयर विल बी हाइपोटेंशन व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग. टैकीकार्डिया कैन आल्सो बी सीन, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था. फेंटोलामीन आल्सो हैज सम नॉन अल्फा मीडिएटेड वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट. यार ये कंफ्यूजिंग लाइन है. In patients with coronary disease, angina may be precipitated by tachycardia because बंदे को पहले से angina था, अब आपने अल्फा ब्लॉकर दिया, उससे हाइपोटेंशन भी हो रहा है, tachycardia भी हो रहा है, angina precipitate कर सकता है. The oral administration of some of the drugs causes nausea and vomiting. तो यार फार्मा में ऐसा है कि हर ड्रग के लिए आपने बोलना है. उसका साइड इफेक्ट क्या है? nausea, vomiting. The alpha 1 selective agents are also associated with an exaggerated orthostatic. ये बात हो गई हमारी orthostatic hypertension. Therefore, first dose is usually small and taken just before going to bed.
क्योंकि बेड में जाएंगे तो सो जाएंगे। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का मसला होता है जब पेशेंट खड़ा होता है और उसका सर लाइट हेडेड फील करता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो खड़ा ही नहीं होगा तो सो रहा होगा। गोइंग टू बेड, दैट्स द बेस्ट टाइम। ओके, सो दीज आर दी अल्फा ब्लॉकर्स। अगेन आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा रिसेप्टर्स बॉडी में किधर किधर है, अल्फा रिसेप्टर्स बॉडी में जहां जहां है वहां वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे होता है कि अल्फा रिसेप्टर हम कहते हैं कि जी अल्फा 1 रिसेप्टर यहाँ है, तो सिर्फ वहां नहीं होता, कहीं और भी होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। और फिर ये वाला टेबल कि किस जगह पर किस रिसेप्टर का क्या जॉब है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, दीज वर दी अल्फा ब्लॉकर। ये टेबल यार मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, ये टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर का मतलब है अ सरमाउंटेबल एंटागोनिस्ट, one that can overcome by the increasing dose of agonist। यानी अगर एक यहाँ पर सेल है और यहाँ पे एक रिसेप्टर है और एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, ये दोनों इस पर अटैच होने के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि इनकी स्टिचियोमेट्रिक जो स्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल है इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ। तो जो दूसरे को हराकर इस रिसेप्टर पे आके अटैच हो गया वो कॉम्पिटिटिवली जीत गया। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। देन देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एपिनेफ्रिन रिवर्सल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस और ऑफ द प्रेशर रिस्पांस ऑफ द एपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन के रिस्पांस को रिवर्स करना, एपिनेफ्रिन रिवर्सल। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, partial agonist action by adrenoreceptor blockers, typical of several beta blockers, is known as intrinsic sympathomimetic activity। So basically आप ट्राई कर रहे हैं कि आप रिसेप्टर को ब्लॉक करें, एड्रीनो रिसेप्टर को, लेकिन कुछ उसका एक्टिवेशन भी होता है। यार ये तो बड़ी छेड़ने वाली बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं उसको ब्लॉक करने की, लेकिन वो जाके थोड़ा सा एक्टिवेट भी कर रहा है। सो जो अगर किसी का मूड खराब है, दिस इज योर लव वन, आप इसको मनाने गए हैं, आप मनाने के लिए इसे प्यार कर रहे हैं, साथ थोड़ा थोड़ा तंग भी कर रहा है, ये वाली सिचुएशन है। सो यहाँ पे आप यूज एक्चुअली ब्लॉकर कर रहे हो लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एगोनिस्ट भी है, उसको एक्टिवेट भी कर रहा है। इररिवर्सिबल ब्लॉकल का मतलब ये कि कोवेलेंट बॉन्ड से एक रिसेप्टर के ऊपर कोई कंपाउंड इस तरह बाइंड कर गया कि अब वो हटेगा ही नहीं, तो दिस इज इररिवर्सिबल। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, लोकल एनेस्थेटिक एक्शन टिपिकल ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। ये वर्ड हम एक्चुअली एनेस्थीसिया में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट इस वक्त ये याद रखें कि बहुत सारे बीटा ब्लॉकर्स एनेस्थेटिक एक्शन भी करते हैं। Sometimes it is required in the body, sometimes it is not good. For example, if you are using things in the eye, so eye में you don't want anesthetic activity of the beta blocker, so ऐसा beta blocker use करेंगे eye में जिसकी anesthetic activity ना हो, यानी जो membrane stabilizing ना हो। Okay? Orthostatic hypotension is the most marked in the upright position। बंदा लेटने से खड़ा हुआ, उसको low blood pressure feel हुआ, कैसे feel होगा? उसका सर dizzy हो जाएगा, उसको चक्कर आएंगे। Partial agonist, a drug that produces a smaller maximal effect than a full agonist and therefore than a full agonist and therefore can inhibit the effect of a full agonist। अब बात क्या है? बात यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है यार, ये एक सेल है, इस सेल पे ये रिसेप्टर है, एक मेरे पास ये एगोनिस्ट है और एक मेरे पास ये एगोनिस्ट है। अच्छा, ये एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट है, यानी ये जब इस पे अटैच होगा तो इसकी एक्टिविटी को फुल एक्टिवेट कर देगा। लेकिन ये वाला जो छोटा वाला एगोनिस्ट है ये पार्शियल एगोनिस्ट है, यानी अगर ये आके अटैच हो गया तो ये हल्का सा एक्टिवेट करेगा इसकी एक्टिविटी को। तो अब अगर मुझे एक्टिविटी बढ़ानी ही है तो मेरे लिए बेहतर ये है कि फुल एगोनिस्ट जाकर के अटैच हो, लेकिन अगर पार्शियल एगोनिस्ट अटैच हो गया तो वो फुल एगोनिस्ट की एक्टिविटी को रोक रहा है ना। ये जाके बैठ गया, यार ये जाता तो फुल फ्लोर एक्टिविटी होती, लेकिन इसके बैठने ने इसको रोक भी दिया और खुद अपना काम भी सही नहीं कर रहा। इसे कहते हैं पार्शियल एगोनिज्म। Pheochromocytoma is a tumor that releases norepinephrine, epinephrine into the circulation. So there is high blood pressure and all the overstimulation and overactivity of all the effects which are caused by epinephrine and or norepinephrine. So norepinephrine और epinephrine किन receptors पे काम करते हैं? They work on adrenoreceptor. So now ask yourself कि adrenoreceptor body में किधर किधर है, फिर उन receptors का काम क्या है, ये पता होगा तभी effect समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। Okay? तो अब तक हम बात कर रहे थे अल्फा ब्लॉकर्स की। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स अगेन, बिफोर वी जंप ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द बीटा ब्लॉकर, आपको ये टेबल मस्ट याद करना है, बिकॉज इस टेबल पे आपको पता लग रहा है कि बीटा रिसेप्टर्स कितनी टाइप्स के हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कहाँ कहाँ हैं और उनके एक्शन क्या है। सो फॉर एग्जांपल बीटा 1 रिसेप्टर इज मोर प्रेजेंट ऑन कार्डियक मसल, जीजी apparatus, ये इनकी जॉब है। सो अगर बीटा ब्लॉकर में यूज करूंगा तो हार्ट रेट कम होगा, बिकॉज बीटा 1 रिसेप्टर का काम है हार्ट रेट को इंक्रीज करना। सो इफ आई यूज बीटा 1 ब्लॉकर इट विल ब्लॉक द हार्ट रेट। सो जो भी एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा अगर हम बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे। और अगर हम सिंपैथोमाइमेटिक यूज करेंगे, इफ यू यूज बीटा 1 एगोनिस्ट,
ए अगोनिस्ट से बीटा 1 एक्टिविटी बढ़ेगी तो हार्ट रेट और बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो नहीं, इट विल नॉट मेक सेंस टू यू। सो बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन, all of the beta blockers used clinically are comparative antagonists because they are stopping the function of epinephrine or epinephrine. इनकी जो prototype drug है that is propranolol. Drugs in this group are usually classified if they are selective for beta 1 or beta 2 or if they are non-selective. Okay. Now, receptor selectivity. Beta 1 receptor selectivity is, अच्छा जब हम ये कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिविटी तो मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब है कि बीटा 1 पर उस ड्रग का इफेक्ट इज मोर देन बीटा 2 रिसेप्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ बीटा 1 पे काम करेगा और बीटा 2 पे बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इट विल वर्क ऑन बीटा 2 more as compared beta 1 more as compared to beta 2. If a drug is beta 2 selective, so it will work more on beta 2 receptor compared to beta 1. तो ऐसा नहीं है कि बीटा 2 वाली जो ड्रग है वो सिर्फ काम ही बीटा 2 पे करेगी, बीटा 1 पे बिल्कुल नहीं करनी, ऐसा नहीं है। इट विल स्टिल वर्क बट इट विल बी इन अ मोर रेशियो। सो बीटा 1 ब्लॉकर्स आर in a capacity to block beta 1 receptor more than beta 2 receptor. Examples include, अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, atenolol, acebutolol, esmolol, metoprolol, and several other drugs, but at least remember these 4 names. This property may be an advantage when treating the patient with asthma because functioning beta 2 receptors are important in preventing bronchospasm in such patient. अब देखें, make a story out of here. Asthma में क्या होता है? There is bronchospasm. So if you go back to this diagram, अगर आप ब्रोंकियल टिश्यू की बात करें, ब्रोंकियल मसल्स की बात करें, सो बीटा 2 आर द मेन प्लेयर्स देयर और इनका जॉब क्या है? रिलैक्सेशन। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको समझने की जरा कोशिश करें बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो बैक हियर फॉर एग्जांपल। सो इमेजिन अ पर्सन हु नीड्स फॉर सम रीजन बीटा ब्लॉकेज। सो फॉर एग्जांपल उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है या उसके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है, सो वी हैव टू गिव बीटा ब्लॉकर। अगर हम इसको नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे तो वो उसके हार्ट पे जाकर भी काम करेगा बिकॉज हार्ट कंटेन्स अ लॉट ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स। लेकिन ये जो नॉन सेलेक्टिव हम उसको बीटा ब्लॉकर देंगे वो जाके उसके ब्रोंक्यूल्स को भी अफेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ ब्रोंक्यूल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। अच्छा, बीटा 2 रिसेप्टर का ब्रोंक्यूल में क्या काम है? टू रिलैक्स द ब्रोंक्यूलर टिश्यू। लेकिन जब आप ये ब्लॉकर देंगे बीटा ब्लॉकर तो रिलैक्सेशन नहीं होगी, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा। सो दिस बीटा ब्लॉकर ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, नाउ इमेजिन दिस पर्सन हैज बैकग्राउंड एस्थमा। अब इसको एस्थमा है तो एस्थमा वाले पेशेंट में ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकियल वॉल इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज इट विल एक्सरबेट द एस्थमा। सो इस तरह बीटा सिलेक्टिविटी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हमने यूज किया था एक ऐसा ब्लॉकर जो बीटा 1 को भी ब्लॉक कर रहा था, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर रहा था, एंड बीटा 1 का जो ब्लॉकेज है ये तो इसका रिक्वायर्ड और डिजायर्ड एक्शन था, लेकिन बीटा 2 का जो ब्लॉकेज है इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। एस्थमा, हम थोड़ी चाहते थे कि एस्थमा बढ़े, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इस पेशेंट को जनरल या नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देने के बजाय सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दो यार, इसको बीटा 1 ब्लॉकर दो ताकि वो सिर्फ जाके हार्ट को ब्लॉक करे और स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकियल ट्री पे इसका कोई भी काम ना हो। सो ये सब बातें तब समझ में आएंगी। फार्माकोलॉजी इज इंटरेस्टिंग बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो फार्माकोलॉजी सर पे से गुजरेगी। अब इस पूरे जुमले को आप देखें ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीटा 1 सिलेक्शन में बी एन एडवांटेज व्हेन ट्रीटिंग द पेशेंट विद एस्थमा। सो अगर किसी को एस्थमा है और आप उसके ब्रोंकियल ट्री पे बीटा एक्टिविटी नहीं चाहते, बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी नहीं चाहते, तो आपको बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग देनी चाहिए। ओके, then nadolol, propranolol, tamolol are typical non-selective beta blockers. So these are all non-selective. अब एक मजे की बात आ रही है, note that except for beta blocker that start with the letter C, blockers with names starting with letter A through M are all beta 1 selective. So that's a way of remembering them. Okay. Now labetalol and carvedilol have combined alpha as well as beta blocking activity. So ये आपको, I mean, you'll have to remember them. There's no other easy way out of this. Then partial agonist activity. Partial agonist activity, जो अभी हमने यहाँ पे टर्म समझी भी थी, what does that partial agonist activity mean? कि a drug that produces a smaller maximal effect than a full agonist and therefore can inhibit the effect of full agonist. वो खुद आके यहाँ बैठ जाएगा और full effect को रोक देगा. This is called a partial agonism phenomena. Partial agonist activity may be an advantage in treating patients with asthma because these drugs, pindolol, acebutolol,
at least in theory are less likely to cause bronchospasm because इनका effect full effect नहीं होगा, they will cause minute effect. मैंने ऊपर जो discussion किया था वो सुनते हुए अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी. In contrast, full agon antagonist will be a problem. Full antagonists such as propranolol are more likely to cause severe bronchospasm in patients with airway disease if they start and exert their blocking action on beta 2 receptors which are present in the bronchiolar smooth muscles. Then some of the drugs which are beta blockers, they also have local anesthetic activity because they stabilize the membrane. So depolarization potentials are disturbed and they have a local anesthetic action. Now this action is sometimes not required. It's a disadvantage when you require a beta blocker activity in the eye because अगर anesthesia हो जाएगा eye में, then you will not be able to have protective reflexes. मट्टी गई आंख में, कोई कचरा चला गया आंख में, तो usually हमको irritation होती है और उस reflex की वजह से वो चीज पे डील की जाती है. So there is increased tear formation and then you try to remove that thing out. लेकिन अगर anesthesia होगा तो पता ही नहीं चलेगा, कचरा आया तो अल्सरेशन हो सकती है. ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपके हाथ में कोई अगर चीज लगती है, आपको पेन होता है, आप हाथ हटा देते हैं, अगर पेन ना हो पता ही नहीं चलेगा. डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता ही नहीं है, उनको दर्द ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, हॉस्पिटल ही नहीं जाते, डेथ हो जाती है. साइलेंट हार्ट अटैक. पेन इज अ गुड थिंग. पेन होता है तो आप एक्टिवेट होते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है. ठीक है. अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से मोस्ट ऑफ द सिस्टमिक एजेंट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर क्रॉनिक ओरल यूज बट बायोअवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेशन, ये अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, न भी याद रहे तो भी दैट्स फाइन. यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है हर ड्रग जो कि इस वक्त अवेलेबल है उसकी रिसेप्टर सिलेक्टिविटी और बीटा रिसेप्टर, उनमें पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है या नहीं है, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी है या नहीं है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है और उनका हाफ टाइम क्या है. ये टेबल आपको ऑब्वियसली देयर इज नो वे यू कैन मेमोराइज द होल टेबल, बट आपको एटलीस्ट ब्रॉड कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सम ऑफ द ड्रग्स आर सिलेक्टिव ऑन बीटा 1 रिसेप्टर, सम ऑफ देम आर दे हैव नो सिलेक्टिविटी, फिर उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है, फिर उनका हाफ लाइफ क्या है. सो यू शुड हैव एन आइडिया. सारे के सारा तो एक साथ याद होगा भी नहीं, जाहिर है. Effects and clinical uses. Most of the organ level effects of beta blockers are predictable. ये वर्ड क्यों यूज किया है इन्होंने predictable? Because अगर आपको बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आपको ये पता है कि उनके अगर ब्लॉकिंग होगी तो एक्शन क्या होगा. So for example, beta 1, beta 2 receptors on the heart, if they are activated, what they do? If they are blocked, what is the effect? Okay, so on heart, for example, if they are activated, they accelerate the heart, they increase the contractility. Now if you block them, all these functions go in the opposite direction, heart rate goes down, है ना. तो फंक्शन पता होगा तो ब्लॉकर की एक्टिविटी पता होगी. The clinical implication of the beta blockade are remarkably broad, summarized in the table. देखते हैं अभी. The treatment of open angle glaucoma, for example, involves the use of several group of autonomic drugs as well as some other drugs. The cardiovascular application of beta blocker, especially in controlling hypertension, angina, arrhythmias, are very, very well documented. So heart-related issues में use of beta blocker is a very well documented stuff. Treatment of chronic heart failure has become an important application of beta blocker. They are known to reduce morbidity and mortality in heart failure patients. A similar paradoxical benefit of beta blocker therapy has been observed in some patients with COPD as well. So it's also used in COPD. अगर यहाँ पे कोई टेबल दिया हुआ है तो वो आपको देखना चाहिए because that's an important one. यहाँ पे ड्रग्स के नाम भी दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लोकोमा का ये टेबल है. इस वक्त हमारा टारगेट है बीटा ब्लॉकर. द वंस विच आर यूज्ड आर टाइमोलॉल एंड सम अदर्स. बगैर डिटेल्स जाने मैं जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ. टाइमोलॉल मुझे बताइए, इट शुड हैव एनेस्थेटिक एक्टिविटी और नो? इट इज यूज्ड इन ग्लोकोमा, सो इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन आई डिसऑर्डर. तो आई में हमें एनेस्थीसिया चाहिए होगा या नहीं? We desire anesthesia or not? No, we don't. तो अब जरा टेबल में चेक करते हैं टाइमोलॉल का एनेस्थेटिक इफेक्ट है या नहीं है. So where is टाइमोलॉल? This is टाइमोलॉल. Where is anesthetic activity? No. Therefore, it is a good drug for eye. You see, so propranolol, for example, is not a good drug for eye because it causes anesthesia. Pindolol is not good because it causes anesthesia. Any drug which causes anesthesia will lead to corneal ulceration. इसीलिए we don't use them. है ना? So this is how you connect the dots. और इस तरह आपको चीजें फिर याद होती हैं. अच्छा, अब टॉक्सिसिटी की अगर बात करें, बट बिफोर do we have another table? No. So before we end up this discussion, we have to talk about toxicity. Cardiovascular adverse effects. देखो,
बीटा ब्लॉकर का काम हार्ट पर क्या है? रिड्यूस द हार्ट रेट। अगर बीटा ब्लॉकर का ओवरडोज इफेक्ट होगा तो हार्ट रेट बहुत रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, विच इज व्हाट वी कॉल ब्रेडिकार्डिया, है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज भी हो सकता है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स भी समझ में तब आएंगे जब आपको नॉर्मल इफेक्ट्स पता होंगे, बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ द क्लिनिकल इफेक्ट इज नोन एज टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगर आप डोज ज्यादा यूज कर रहे हैं। Patients with asthmatic airway disease may suffer from severe asthma अगर आप बीटा 2 रिसेप्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। Beta blockers have been shown experimentally to reduce also insulin secretion. The person may turn diabetic. Okay, there are some CNS effects such as fatigue, sedation. There are sexual dysfunction effects. So there is loss of libido, for example, in those patients who are using beta blockers for a very long amount of time. So these are the range of some important toxicological findings. However, glucose से related मुझे एक बात और करनी है. It also sometimes leads to glucose metabolism impairment. So, however, pre-monitory symptoms of hypoglycemia from insulin overdosages may be masked by beta blocker. Now, listen to this carefully. And mobilization of glucose from the liver and sequestration of potassium in the skeletal muscle may be impaired. So, basically, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन कम हो रही है। सो जो भी इंसुलिन के इफेक्ट्स है दे आर मास्क्ड बिकॉज दिस इज एक्चुअली द बीटा ब्लॉकर कॉजिंग द रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। सीएनएस एडवर्स इफेक्ट्स ये हमने बात कर ली। सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगेन आपको फार्माकोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है ताकि ड्रग्स के एक्शन, उनके साइड इफेक्ट्स और उनकी टॉक्सिसिटी समझ में आए। ओके, चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।